चैप्टर 93 17 साल पुरानी दोस्ती आई। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमन ओजस्वी और रमन आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें ओजस्वी को रमन की बातें सुनकर उस पर शक होता है कि शायद रमन उसका वो दोस्त है जिसका इंतजार वो 17 सालों से कर रही होती है। ओजस्वी अचानक से उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोलती है, रमन खामोश न रहो, अगर सच में कोई बात है तो बताओ। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं इस निशान को लेकर कितना सीरियस हूँ। प्लीज अगर कोई बात है तो साफ साफ कहो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। रमन इस बात पर बोलता है, नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम बताओगी कि क्या तुम्हें इस निशान के बारे में कुछ भी याद है या नहीं, क्योंकि मैं शायद अभी तक श्योर नहीं ही कि तुम वही हो जो मैं समझ रहा हूँ या फिर मैं किसी गलतफहमी में था। जब ये क्लियर हो जाएगा तो मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। तुम पहले मेरे साथ आओ, हम बगल के कैफे में चलते हैं। इतना बोलने के बाद वो दोनों बगल का एक कैफे में चले जाते हैं। रमन ओजस्वी की तरफ देखकर बोलता है, हाँ तो तुम कुछ कहने वाली थी, बताओ मुझे, क्या तुम्हें यह निशान जब मिला तब तुम बहुत छोटी थी? क्या तुम इसके पहले भी कभी दिल्ली आए हो? और क्या तुम्हें याद है कि यह निशान तुम्हें क्यों मिला और कैसे मिला? रमन एक साथ कई सवाल ओजस्वी से पूछ लेता है। ओजस्वी रमन की इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देती है, यह ओम का निशान मैंने अपने दोस्तों के साथ बनवाया था। मैं बहुत छोटी थी जब मैं दिल्ली आई थी, तभी मैंने यह निशान बनवाया था। ये बात सुनकर रमन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बात को कंटिन्यू रखते हुए दोबारा पूछता है, अच्छा ठीक है, मुझे पूरी कहानी ठीक से बताओ कि तुम्हें क्या क्या याद है और क्या तुम्हारी हो दोस्त आप तुम्हारे कांटेक्ट में है, तुम उन दोस्तों को अब जानती हो? ओजस्वी इस बात पर एक गहरी सांस लेती है और फिर बताती है, जब मैं लगभग 5 साल की थी तब एक बार अपने पिताजी के साथ दिल्ली आई हुई थी और मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ रामलीला में भाग लिया था। मुझे तो नहीं पता कि वह दोनों दोस्त अभी कहाँ हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उनका इंतजार बहुत दिनों से है। मेरे पास बचपन की एक तस्वीर भी है। रमन इस बात पर बोलता है, अच्छा क्या वो तस्वीर तुमने अपने साथ रख रखी है? दिखाओ मुझे, कहाँ है? ओजस्वी इस बात पर जवाब देती है, हाँ वैसे तो वो तस्वीर यही है मेरे पास, लेकिन उसको मैंने रूम पर रखा है, अभी मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दिखा सकती हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस निशान के बारे में क्या जानते हो और तुम इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रमन इस बात पर फिर से बोलता है, अभी तक तुमने पूरी कहानी मुझे बताई नहीं है, तो फिर यह निशान ये कब तुमने बनवाया? अपनी गर्दन पर, और गर्दन पर ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोलती है, मेरे साथ मेरा जो दोस्त राम बना हुआ था, उसने मुझसे कहा था कि मेरी गर्दन उसे बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं गर्दन पर ही ओम का निशान बनाऊंगी। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम गर्दन पर ही उनका निशान बन जाएंगे। फिर अचानक से रामलीला मैदान में आग लग गई। उसने रामलीला में लगी आग से मेरी जान बचाई थी और फिर अचानक खुद वो कहीं गायब हो गया। इतना बोलने के बाद ओजस्वी रमन की तरफ देखती है। रमन दोबारा बोलता है, चुप मत हो, बोलती हो, बताओ मुझे, मुझे जानना है और बहुत कुछ जानना है। ओजस्वी इस बात पर दोबारा बोलने लगती है, एक पल के लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरा राम खो गया है कहीं, लेकिन वह कहाँ गया मुझे पता नहीं था। काफी देर परेशान होने के बाद जब मैं लक्ष्मण से मिली, लक्ष्मण मेरा दूसरा दोस्त था, तो उसने मुझे बताया कि राम सुरक्षित है और अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी दूर पर गया है, थोड़ा सा शायद वो जल गया है। मैं सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन लक्ष्मण ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि अभी थोड़ी देर में वह तुमसे मिलने के लिए यही आएगा, तब तक हम दोनों चलकर निशान बनवा लेते हैं। इस बात पर रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ओजस्वी के और करीब आते हुए बोलता है, फिर क्या हुआ? ओजस्वी चुप ना हो, प्लीज बोलती रहो। ओजस्वी दोबारा से बोलना शुरू कर देती है, आरसी, मैंने और लक्ष्मण ने एक साथ गर्दन पर ओम का निशान बनवाया। मैं वहां खड़ी होकर राम का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक से मेरे पिताजी मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे चलने के लिए कहा। मैंने उन्हें बहुत मना किया कि मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, उसने मेरी जान बचाई है, मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी। पिताजी थोड़ी देर तक रुकेगी, लेकिन फिर भी वापस नहीं आया और फिर वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। लक्ष्मण ने भी मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रोक ना सका और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। इतना बोलने के बाद ओजस्वी एकदम से खामोश हो जाती है और जब और रमन की तरफ देखती है तो रमन उसके काफी करीब आ चुका होता है और एक टक उसके चेहरे को देख रहा होता है। ओजस्वी रमन को अपनी इतना करीब देखकर एक बार थोड़ा सा परेशान होती है और फिर खुद को संभालते हुए एक गहरी से सांस लेती है और बोलती है, मेरी बात खत्म हो चुकी है, क्या तुम मुझे अब बताओगे कि तुम इस निशान के बारे में क्या जानते हो और मुझे क्या कहना चाहते थे? रमन इस बात पर एकदम से हंसते हुए अपनी कुर्सी पर वापस से बैठ जाता है और फिर बोलता है, क्या तुम सच में जानना चाहोगी कि इस मिशन से मेरा क्या वास्ता है? कहीं ऐसा ना चेयर से नीचे गिर पड़ा ये जानने के बाद कि मेरा इस निशान से क्या वास्ता है। रमन की ये गोलमोल सी बातें अब ओजस्वी को अच्छी नहीं लग रही थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। वो हर हाल में जानना चाहती थी कि आखिर रमन क्या कहना चाहता है और वह इस निशान के बारे में क्या जानता है और क्या सच में उसका इस निशान से कोई वास्ता है। ओजस्वी अब रमन से थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलती है, अब मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ कि तुम मुझे इतनी देर से बेवकूफ बना रहे थे और मुझसे ये सब फालतू की कहानियां सुन रहे थे। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुम झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो इस मसान के बारे में, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक बनाने के लिए ये सब कुछ पूछा।
इतना बोलने के बाद मुझे इसमें गुस्से से वहां से उठकर जाने लगती है। तभी रमन सीरियस होते हुए पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। ओजस्वी रमन की तरफ पलट कर देखती है और फिर बोलती है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रमन इस बात पर ओजस्वी की आंखों में देखते हुए बोलता है, ठीक है चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जरा एक बार इधर भी तो देखना। इतना बोलने के बाद रमन अपनी गर्दन स्कॉला हटाता है और वो ओम निशान बना होता है, वो बिल्कुल वैसा ही ओम का निशान होता है जैसे ओजस्वी के गर्दन पर थी। ओजस्वी एकदम से हैरान होकर रमन को देखने लगती है और तुरंत उसके कलर हटाकर उस निशान को छूकर देखने लगते हैं और बोलती है, क्या तुम राम हो? बताओ मुझे, तुम राम हो या लक्ष्मण, जल्दी बोलो। रमन इस बात पर मुझे जी की तरफ मुड़ता है और फिर बोलता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं राम हूं या लक्ष्मण, तुम्हें अंदाजा लगाना होगा। अगर तुम अंदाजा लगा लेती हो तो मैं मान जाऊंगा कि सच में तुम राम की सीता थी। ओजस्वी को समझ नहीं आ रहा था कि रमन की बचकानी हरकत पर गुस्सा करें या अपने 17 साल पुराने दोस्त के मिल जाने पर खुश हो। वो दोबारा से बोलती है, अच्छा ठीक है ना, बताओ, मैं बाद में जान लूंगी, लेकिन ये तो बताओ, अगर तुम राम हो तो लक्ष्मण कहाँ है, और अगर लक्ष्मण हो तो राम कहाँ है? इस बात पर रमन अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और ओजस्वी के करीब रहते हुए बोलता है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए इतना जरूर बताना चाहूंगा कि तुम उस राम लक्ष्मण से भी मिल चुकी है, बस तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत है। वह कौन हो सकता है? इतना बोलने के बाद रमन मुस्कुराता हुआ कैफे से बाहर निकल जाता है। ओजस्वी कभी कंफ्यूज होकर सोच रही होती है और फिर वह भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाती है और दौड़ते हुए रमन के बगल में पहुंच जाती है। ओजस्वी रमन के बगल पहुंचने के बाद उसकी गर्दन पकड़कर लटकते हुए बोलते हैं, आज मैं बहुत खुश हूं तुमसे पुराने दोस्त, मैंने कभी तुम दोनों को खुद से अलग नहीं रखा, हमेशा उन तस्वीरों को देखती और तुम्हें याद करती है क्योंकि तुम लोग मेरे पहले दोस्ती। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी मैं जरूर तुमने मुझसे मिलूंगी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कैसे मिलूंगी। और इस दफा तो देखो, हम दोनों एक साथ ही कॉलेज में है और मेरा दूसरा दोस्त भी कहीं आसपास ही है। कितनी कमाल की बात है ना ये? रमन इस बात पर ओजस्वी की तरफ देखकर बोलता है, कमाल की तो तुम्हारे पास इतना पेशेंस है। मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूं कि तुम मुझसे पूछो कि मैं राम हूं या लक्ष्मण, और यह पूछा कि आखिर तुम्हारा राम या लक्ष्मण दूसरा दूसरा है, लेकिन तुम तो इतनी खुश हो रही हो जैसे अकेले मुझ में ही दोनों को पा गई हो। इस बात पर ओजस्वी बोलती है, तुम बेवकूफ हो जो इतनी परेशान हो मुझे परेशान करने के लिए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब तुम मुझे मिल गए हो तो वह भी मुझे मिल ही जाएगा। मैं सच कहूँ तो आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। और देखो ना, दोस्ती आखिर दोस्ती ही होती है, हम एक दूसरे से अनजान थी फिर भी आखिर दोस्त बन ही गए। रमन इस बात का जवाब देता है, जी नहीं, आप सही नहीं बोल रही है, आप अनजान थी हमसे, मैं आपको अच्छी तरीके से पहचान चुका था, तभी मैंने आपसे दोस्ती की, वरना अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे आगे पीछे होती है, मैं उन्हें भाव तक नहीं देता हूँ। ओजस्वी इस बात पर हैरान होते हुए रमन की तरफ देखती है और बोलती है, क्या सच में तुमने मुझे पहले दिन ही पहचान लिया था? अगर तुमने मुझे पहले दिन ही पहचान लिया था तो बताया क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं मुझसे, इतने दिन बाद क्यों बता रहे हो ये सब कुछ? क्या आज कोई खास दिन है? रमन इस बात पर बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें एक गुड न्यूज दे देता हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त जिसका इंतजार तुम्हें बरसों से था वो तुम्हारे साथ ही रह रहा है। ये सुनकर किसे अच्छा नहीं लगेगा, बताओ मुझे? ओजस्वी थोड़ा सा सोचने के बाद बोलती है, देखो तुम इतने अच्छे दोस्त हो और सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत 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 मिस करती थी। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं कि मेरा दूसरा दोस्त कहाँ है? देखो प्लीज बता दो, देखो ना, मैं कितने दिनों से उसे भी मिस कर रही हूँ। रमन इस बात पर मुस्कुराते हुए बोलता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और मुझसे बार बार पूछने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर शांति से कहीं बैठा हो और दिमाग पर जोर दो कि क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा तुम्हें देखा है कभी जिससे तुम्हें किसी पर सको, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें जरूर अंदाजा हो जाएगा कि वो दूसरा दोस्त तुम्हारा कौन है। इतना बोलने के बाद रमन आगे निकल जाता है और मुझे इसमें काफी कंफ्यूज होकर इसी बारे में सोचने लगती है। खैर क्या होने वाला था एपिसोड में, क्या वजह से इतनी आसानी से अपने दूसरे दोस्त को खोज निकालेगी या फिर उसे रंग की दोबारा से जरूरत पड़ने वाली है? आगे का इंटरेस्टिंग एपिसोड जाने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, हैंड वेविंग चैप्टर 94, ओमकार ओजस्वी के हॉस्टल में। ओजस्वी बहुत ही ज्यादा खुश होती है रमन को पाने के बाद और दोनों काफी रात तक एक दूसरे से ही बात करते हैं। बातों के दौरान ओजस्वी कई बार कोशिश करती है कि रमन उसके दूसरे फ्रेंड के बारे में कुछ तो बता दे, लेकिन रमन उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। काफी देर तक एक दूसरे से बातें करने के बाद रमन ओजस्वी से बोलता है, एक काम करो, अब रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़कर आता हूँ। और हाँ प्लीज, मुझे बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करने से अच्छा है कि तुम थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुम्हारा वह दूसरा फ्रेंड कौन है। ओजस्वी रमन की इस बात पर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इमोशंस है? अगर होते तो मैंने इतना ट्राई किया अब तक तुम बता चुके होते, लेकिन तुम तो हार्टलेस हो, तुम्हारे दिल की जगह पर पत्थर रखा हुआ है।
इतना बोलने के बाद ओजस्वी थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए दूसरी तरफ चली जाती है और फिर रमन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे उठकर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए चला जाता है। रमन और ओजस्वी पूरे रास्ते आपस में बात करते हुए हॉस्टल की तरफ पहुंच जाते हैं। गेट के अंदर घुसने से पहले ओजस्वी और रमन को एक बाइक नजर आती है। रमन और ओजस्वी दोनों दौड़ते हुए उस बाइक के करीब आते हैं और एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, ये तो ओमकार की बाइक है। ओजस्वी काफी परेशान होते हैं, अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सी सांस लेने के बाद बोलती है, इसका मतलब है कि वह यही है, हॉस्टल में अंदर होगा या कहीं आसपास, फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मैं क्या करूं, मेरा तो अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा। पता नहीं इस लड़के की क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मुझे तंग करने के लिए हर जगह पहुंच जाता है, ना जाने कब इससे पीछा छूटेगा मेरा। ओजस्वी को इतना परेशान देखकर रमन उसे दिलासा दिलाते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चलो आओ मेरे साथ चलो, देखता हूं कौन क्या बोलता है। रमन ओजस्वी को दिलासा दिलाने के लिए ये बोल तो देता है, लेकिन उसके दिमाग में अब अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अपने मन में रमन सोचता है कि ओमकारा की किसी के लिए इतना परेशान क्यों होता है। रात के लगभग 10 बजे बजने वाले हैं और वो अपनी नींद खराब करके किसी लड़की के लिए हॉस्टल आकर बैठा है। ओमकार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, फिर अचानक से उसे हो क्या गया है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सामने होकर भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। रमन के जहन में अब हजारों सवाल चल रहे थे ओमकार को लेकर। ओजस्वी रमन को इतना ज्यादा सोच में देखकर बोलती है, तुम अचानक से इतना ज्यादा परेशान क्यों हो गए, तुम्हें मेरी वजह से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो कि वहां जाकर ओमकार से तुम्हें झगड़ा करना है, तो एक बात याद रखना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बेहतर होगा कि तुम मेरे और ओमकार के मामले से दूर ही रहो, समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात। रमन इस बात पर ओजस्वी को जवाब देता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बचाने की, किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो, बाकी सब कुछ सामने वाले पर डिपेंड करता है। इतना बोलते हुए ओजस्वी और रमन दोनों हॉस्टल के गेट से अंदर घुसते हैं, जहां ओमकार एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठा होता है, बिल्कुल अकेला और खामोश, और बालकनी में लड़कियां भी लगाकर उसे देख रही होती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ओमकार काफी देर से वहीं बैठा हुआ है और वह लड़कियां भी काफी देर से उसे वहीं खड़ी होकर देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। अचानक से रमन के आ जाने पर लड़कियों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। ओजस्वी और रमन दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ओमकार उठने के बाद कोई एक्शन लेने वाला है, लेकिन ओमकार बहुत ही खामोशी से दोनों को देख रहा होता है और ओजस्वी को तो कुछ ऐसे देख रहा था कि मानो अभी मारकर खा जाएगा। कुछ पलों के इंतजार के बाद भी होकर जब इसी तरह ओजस्वी को देखता रहा तो रमन ओजस्वी को अपने पीछे करते हुए बोलता है, तुम अंदर जाओ, अगर ये तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। ओजस्वी रमन की इस बात का कोई भी जवाब दे पाती कि उसके पहले ही ओमकार बहुत ही खामोशी से वहां से उठकर सीधे बाहर निकल जाता है और सीधे अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। रमन और ओजस्वी वहीं खड़े उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर को क्या करने यहाँ आया था और अचानक से बिना कुछ किए बिना कुछ बोले ऐसे कैसे चला गया। ओजस्वी काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन साथ में ही रमन अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था ओमकार का ये बर्ताव देखने के बाद, क्योंकि वो बचपन से ओमकार को जानता था, लेकिन आज से पहले उसने कभी इतना अजीब व्यवहार नहीं किया था। जो कुछ भी करता था सब साफ होता था और क्लियर होता था, किसी के पीछे जाकर ना उसके बारे में बात करता है और ना ही कोई एक्शन लेता है, जिससे जो कुछ होता है सामने से निपटाना होता है। ओमकार जरूरत से ज्यादा सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन उसकी यह हरकतें अब रमन की समझ से परे थी। ओजस्वी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रमन की तरफ देखकर बोलती है, यह क्या था, तुम्हें कुछ समझ में आया है? यहाँ तक आया और उसने बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए इतनी शांति से अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया। यकीन नहीं मानोगे, लेकिन यह मुझे सच नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं खुली आंखों से सपने देख रही हूँ। इस बात पर रमन ओजस्वी से बोलता है, बस कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो अंदर जाओ, मैं तुमसे कल मिलकर बात करता हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना बिना देरी किए। ओजस्वी रमन की यह बात सुनने के बाद आसपास की खड़ी लड़कियों को देखती है और फिर थोड़ा सा उनसे नजरें चुराते हुए अंदर हॉस्टल में चली जाती है। रमन भी वहीं खड़ा होकर थोड़ी देर सोच विचार करता है और फिर अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। ओजस्वी अंदर रूम में पहुंचते ही काफी खुश होकर अपने दोनों दोस्तों को गले लगाती है। इतना ज्यादा खुश देखकर माहिरा पूछती है, आज लग रहा है रमन के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा है, तुमने कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि। इसके आगे माहिरा कुछ भी बोल पाती कि ओजस्वी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, तुम लोगों को अंदाजा भी है रमन कौन है? ओजस्वी के इस सवाल पर श्रेया और माहिरा एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर श्रेया बोलती है, रमन रमन है और कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई एलियन है जिसने आज तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी और तुम इतना खुश हो कि एक एलियन तुम्हारा दोस्त है? इतना बोलने के बाद श्रेया और माहिरा दोनों हंसने लगते हैं। मुझे इसलिए थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए बोलती है, हमेशा मजाक नहीं किया करो, मैं सीरियस हूं ना, मैं इतनी खुश हूं, लेकिन अब तो मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें बताऊं, जाओ नहीं बताऊंगी। श्रेया और माहिरा इस बात पर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर जल्दी से ओजस्वी को दोनों तरफ से पकड़ते हुए बोलते हैं, अच्छा सॉरी, बताओ क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रमन ने तुम्हें प्रोपोज किया हो?
ओजस्वी इस बात पर एकदम से खामोश हो जाती है और तुरंत उसके सामने ओमकार का चेहरा आ जाता है। उसका इस तरह चेहरा उतर जाने पर श्रेया और माहिरा दोनों ही थोड़ा सा परेशान होते हैं और फिर माहिरा बोलती है, अरे मजाक कर रहे हैं यार, मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ में हो और ओमकार को भुलाने की कोशिश कर रही हो, तो मैं सच में तुमसे यही कहूंगी कि अब इन सारी चीजों में नहीं पड़ना, तुम अपने करियर पर ध्यान दो। हमारी बातों को सीरियस ना लिया करो, हम तो बस मजाक कर रहे थे थोड़ा सा। ओजस्वी यह बात सुनने के बाद अचानक से दोबारा मुस्कुराने लगती है और फिर बोलती है, अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम लोग मजाक कर रहे थे और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ओमकार को अपने दिल से निकालने की। पर यह इतना आसान नहीं है, जब भी मैं उसके बारे में बुरा सोचती हूँ तो मेरा दिल पर छा जाता है, बद्दुआ भी नहीं देने का जी चाहता उसे। जैसे ही थोड़ा सा मैं उसे अपने दिमाग से निकाल पाती हूँ वो मेरे सामने आ खड़ा होता है। समझ नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ कब तक चलेगा और कितना बर्दाश्त करूंगी मैं उसे। ओजस्वी की इस बात पर से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर गुजर रही है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो, कोई तुम्हें इतनी आसानी से तोड़कर चला जाएगा ये तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत हौसला मिलता है। माहिरा भी इस बात पर बोलती है, और क्या तुम्हें पता है ओमकार लगभग 5 बजे से यहाँ आकर बैठा है, हम लोग इंतजार करते करते थक गए कि वो अब जाएगा, लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं और श्रेया वापस आ गए लेकिन बाकी लड़कियां भी लगाकर वहीं खड़ी थी, मुझे नहीं पता कि वह गया या अभी भी बैठा है, लेकिन आज बहुत अजीब सा नजर आ रहा था, जैसे वो अंदर से बहुत तकलीफ में हो। अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती, वो जरा सा भी अच्छा होता, तो मैं उससे जरूर जाकर पूछ रही थी उसे क्या हुआ है। ओजस्वी इस बात पर काफी कठोर होते हुए बोलती है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की तकलीफ महसूस करने की, और कोशिश करो कि कुछ इस कदर इग्नोर करना सीखो कि इन्हें अंदाजा भी ना हो कि तुम लोग इन्हें जरा भी नोटिस करती हो। इतना बोलने के बाद ओजस्वी वापस से अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब देखकर श्रेया टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, अच्छा तुमने बताया नहीं कि रमन और तुम्हारे बीच आज क्या बात हुई, और वो कौन है जो जानने के बाद तुम काफी खुश हो गई थी। इस बात पर ओजस्वी थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, तुम्हें समझने के लिए पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। श्रेया इस बात पर बोलती है, हाँ तो करना क्या है, कहानी सुनाओ, बताओ हमें भी, हम जानना चाहते हैं। किसी भी डिस्टर्बिंग टॉपिक पर बात करने से अच्छा है कि तुम्हारी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी जाए। इधर ये लोग ओजस्वी की इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहे होते हैं। रेनिका का गुस्सा एकदम चरम पर होता है, ओंकार गर्ल्स हॉस्टल आने के बाद भी एक बार उससे नहीं मिला। इतना ही नहीं, जब उसने कोशिश की तो ओंकार ने उसे इग्नोर कर दिया, वो भी लगभग हॉस्टल की पूरी लड़कियों के सामने। रेनिका राजवीर के पास कॉल करती है, थोड़ी देर जल जाने के बाद राजवीर भी फोन उठाते हुए बोलता है, कहो क्या कहना है। रेणुका इस बात पर काफी गुस्से में बिना रुके बोलती है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कर क्या रहे हो, पहले मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, ओजस्वी और ओमकार दोनों को अलग कर दोगे और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ रमन और ओजस्वी रात के 10 बजे वापस हॉस्टल में आ रहे हैं और ओमकार लगभग 5 बजे से बैठकर उनका इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें किसी भी बात की कोई खबर है, तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता भी है, सच में तुम ओजस्वी में इंटरेस्टेड हो या नाटक कर रहे हो मुझे बताने के लिए कि मैं तुम्हारा काम करता हूँ और तुम मुझे बेवकूफ बनाकर निकल जाओ। राजवीर इस बात पर काफी परेशान होते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने, ओजस्वी रमन के साथ 10 बजे तक बाहर थी और ओमकार हॉस्पिटल आकर ओजस्वी का इंतजार कर रहा था, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। रेनिका इस बात पर बोलती है, पहली बात तो मेरा तुमसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं तुमसे मजाक करूं, और दूसरी बात मैं जो कुछ भी कह रही हूं कल तुम्हें कॉलेज आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि यह बात सारी लड़कियां जानती है। हर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता तुम मुझे बताओ, बेवजह मुझे उलझा कर रखो मत, क्योंकि अब ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर है। राजवीर इसके आगे वो कुछ भी बोल पाती कि उसे चुप कराते हुए बोलता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे किसी की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो कल मैं कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें एहसास दिला दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ और ओमकार और रमन जैसे लोगों को कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। रेनिका इस बात पर एक अनचाही सी हंसी हंसते हुए बोलती है, बस करो, मुझे बातें तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ करके दिखाओ तब जानू ना। और हाँ, अब मैं तुम्हारे पास कॉल नहीं करूंगी, अगर तुमने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया तो अब मैं अपने हिसाब से करूंगी, और फिर मैं यह नहीं देखूंगी कि उसमें नुकसान किसे ज्यादा हो रहा है, ओमकार को या फिर ओजस्वी को। इतना बोलने के बाद राजवीर की बात बिना सुने वो फोन रख देती है। अब तो राजवीर का गुस्सा भी चरम पर था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओजस्वी रात 10 बजे तक क्या कर रही थी और ओमकार उसका इंतजार हॉस्टल में क्यों कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है ये रमन और ओमकार दोबारा से एक होने वाले हैं। अगर वो दोनों सच में एक हो गए तब तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और इस बार वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करके मुझे इसमें और रमन ओमकार तीनों को एक दूसरे से अलग रखना होगा, लेकिन क्या करूं। खैर, क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्या राजवीर सच में ऐसा कोई कदम उठाने वाला था, आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में और वह क्या करने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए।
फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।